नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13। 12 तक कंप्लीट कर लिए होंगे। आई होप कंपाइलेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से रिवीजन कर रहे होगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल है, इसमें भाई देखो सिंपल सा हम क्या करते हैं, एक्स की तो जरूरत नहीं, तो एक्स बराबर 0, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, और कॉस 180 और माइनस माइनस प्लस का ये बाई हो जाएगा। यहाँ पर कॉस 90 जीरो हो गया, यानी कि ये अगर जीरो हो गया तो ये पूरा खत्म हो गया। अब कॉस 180 माइनस बाई प्लस बाई इसमें आ गया, इसमें कॉस क्या होता है, माइनस होता है। तो 180 पे चेंज भी नहीं, यानी कि माइनस का कॉस बाई आंसर। अगला सवाल कह रहा था, एक मीनार के आधार से बी स्क्वायर ए स्क्वायर मीटर की दूरी पर और इसके साथ एक ही सरल रेखा पर क्रमशः दो बिंदुओं एक्स और वाई मीनार की विपरीत दिशाओं में से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर तो मीनार, भाई सबसे पहले तो मीनार ही बनेगी, विपरीत दिशाओं में है पॉइंट, यानी कि ये यहाँ पर एक्स हो गया, ये यहाँ पर वाई हो गया, ये एच हो गया। अब यहाँ पर देखोगे एक्स, यानी कि जो जिस कंडीशन पहले यहाँ पर बी स्क्वायर आया तो पहले एक्स के लिए हो गया क्योंकि क्रम से लिखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इस साइड ए स्क्वायर। अब यहाँ से इसको मिलाया और वो कोण बोल दिया था पूरक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है एक एंगल थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, यानी कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर h बराबर लिखना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये रिजल्ट याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। ठीक है, ये इस तरीके से चीज़ें भी बन सकती है, दोनों एक साइड हो जाएगा। ये यहाँ पर बोल देगा कि ए दिया गया पूरा, ये यहाँ पर बी दे देगा, फिर यहाँ से भी यही सेम चीज़ बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी आंसर हो जाएगा। होता क्या है, जैसे यहाँ पर हमने टेन थीटा बराबर लिखा है तो क्या लिखोगे, एच वाई में बी स्क्वायर लिखोगे। यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस का थीटा, ये हो गया एच वाई में ए स्क्वायर। तो टेन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते थे, कॉट थीटा बराबर में एच वाई ए स्क्वायर हो गया। तो कॉट थीटा को 1/10 थीटा, आगे और लिख रहे हैं तो 1/10 थीटा बराबर में एच अपॉन ए स्क्वायर। टेन थीटा की जगह वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, सॉरी एच, और बराबर में एच अपॉन ए स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो यही चीज मिलेगी। अगला सवाल, इधर अगर टेन स्क्वायर थीटा, इस सवाल को देखो भाई, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर अगर लिखते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया, कॉस की पावर में थ्री थीटा हो गया। ये इसके अपोजिट होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कॉस की पावर थ्री थीटा यानी कि सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेके कर रहे हैं, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया, कॉस की पावर में थ्री थीटा। कॉस सेक के अपोजिट ये कैंसिल आउट, ये तो बना देगा क्या, वन, तो वन अपॉन में कॉस की पावर में थ्री थीटा हो गया। यानी कि अगर कॉस ऊपर चला जाएगा तो सेक बना देगा, तो सेक की पावर में ये थ्री थीटा, ये हमारे पास निकल कर आया है। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो ये वन माइनस का वन टेन स्क्वायर थीटा दूसरी साइड हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन बराबर में वन माइनस का ए स्क्वायर, या फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर में टू माइनस का ए स्क्वायर। दोनों तरफ अगर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा बराबर में टू माइनस का ए स्क्वायर और वन बाई टू हो गया, रूट को वन बाई टू में लिख लिया। तो यहाँ पर अगर पुट करते हैं इसकी जगह तो टू माइनस का ए स्क्वायर वन बाई टू और पूरे की पावर थ्री हो जाएगा, तो थ्री बाई टू पावर में हो जाएगी आंसर। अगला सवाल, इस सवाल को देखो भाई, सबसे पहले तो ऑप्शन पकड़ो। देखो यहाँ पर 9 का मल्टीपल दिख रहा है, तो 9 का मल्टीपल इसमें भी है, इसमें 9 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि आर में 9 का मल्टीपल चाहिए, ये भी हटा दो, ये है, यानी कि दो ही ऑप्शन बचे। अब दो ऑप्शन बचे तो इन्हीं दो नंबरों को तो पकड़ना है, बाकी तो सारा सेम है। यानी कि पहले ऑप्शन में अगर देखेंगे 396, ये किसका है, क्यू और आर का, इनका रेशियो 5 और 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर 11×4 = 44 हो गया, 5 × 55 हो गया, 11×3 = 33 और तीन बचा गया, 6 11 9 5 45 9 4 36, 5 4 आ गया। अगला सवाल कह रहा था, एक बैग में इतने के अनुपात में 10 5 2 के सिक्के हैं, यदि बैग में कुल धनराशि इतनी है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई 1 2 3, 10 5 2, तो यहाँ पर 10 रुपये, 5 दूनी 10 रुपये, 3 दूनी 6, 10 10 20 26, 26 बराबर में 390।
अब ऑप्शन अगर देखोगे, देखो 10 रुपए के 10 सिक्के हो गए, यहाँ पर 15 सिक्के, यहाँ पर 20, यहाँ पर 12, यानी कि 10 रुपए के ही सिक्के निकाल ले, हमारा काम हो जाएगा। यानी कि 10 रुपए के सिक्के कितने थे, एक था, एक बराबर निकालेंगे तो 13×3 = 39, 13×2 = 26, घोड़े में एक, यानी कि 1 रुपए के कितने सिक्के, 15 सिक्के रहे होंगे, तो एक ही ऑप्शन हो गया। अगर और ऑप्शन में मैच कर रहा होता तो हम दो बराबर निकाल लेते, फिर तीन बराबर सभी मिल जाते। बाकी तो आ ही जाएगा, 15×2 = 30, 15×3 = 45, कुछ बचा नहीं है। अगला करते हैं। कह रहा था एक टैंक में इतने लीटर पानी, यदि इतने लीटर पानी 2 बार खाली कर दिया जाए तो कितना बचेगा। देखो दो का गुणा डायरेक्ट कर दो, 2×5 = 10, 2×7 = 14, 1×15, 2×3 = 6, 1×7, 2×2 = 4। इधर देखोगे तो 5.4 7 = 28, 4×5 = 20, कितना बचेगा, एक बचेगा। अगर मान लो नहीं बनता इस टाइप से, फ्रैक्शन में आता, तो हम डायरेक्ट ये नहीं फ्रैक्शन चेंज करते, इसको भाग करके देख लेते बस। अगला सवाल, यदि किसी समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग के 4 गुने के बराबर है तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या है। सबसे पहले तो विकर्णों की संख्या n(n-3/2) ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसके अलावा कह रहा था समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, अगर आंतरिक कोणों का योग देखें तो वो ये होता है, आंतरिक कोणों के योग की बात करें तो उसका फार्मूला ये होता है, उसके बाह्य कोणों के योग के 4 गुने बराबर है। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल लो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके बाह्य जो भी एंगल होंगे उनका सबका सम 360 ही आना है, उसके 4 गुने के बराबर ये बोला है। तो 18×2 = 36, 4×2 = 8 और 2 = 10 आ गया बस। तो 10, 10 से 3 गया तो 7/2, 2×5 = 10, 7×5 = 35, आंसर। अगला सवाल, कह रहा था कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर इतना है, कॉट ए माइनस कॉस ए बराबर इतना है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। वैसे ये डायरेक्ट आपको याद भी होगा, ये 2024 CHSL में भी खूब पूछे गए थे सवाल। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, जैसे ए बराबर में आपने 45 डिग्री रखा, तो ये तो 1 बन गया, ये बन जाएगा 1/√2 बराबर में पी हो गया। इसी तरीके से 1 माइनस का 1/√2 ये हो गया क्यू। तो P बराबर लिखोगे √2 प्लस का 1/√2 हो गया, इसको लिखोगे Q बराबर √2 माइनस का 1/√2 हो गया। तो यहाँ पर P माइनस क्यू, यानी कि P माइनस क्यू और P प्लस क्यू ये लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। अब अगर वैल्यू रखोगे P माइनस क्यू का मतलब हो गया √2 प्लस का 1, माइनस में √2 प्लस का 1/√2 कॉमन लेके डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, और P प्लस क्यू हो जाता √2 प्लस का 1 प्लस में √2 माइनस का 1/√2 हो गया। तो यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 2/√2 इंटू में 2√2/√2, ये कैंसिल आउट हो गया, 2×2 = 4 हो गया, या फिर 2√2, ये आंसर मिलना चाहिए पी क्यू की वैल्यू रखने पर। तो रूट पी क्यू तो हमें रखना ही रखना है हर कंडीशन में, क्योंकि सभी ऑप्शंस में है। तो √2 प्लस का 1/√2, √2 माइनस का 1/√2, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 1 गया, 1 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वो भी रूट में आया है। अब हमें चाहिए क्या, 2√2। अगर हम इसमें इस तरीके से दोनों तरफ 4 का गुणा कर दें, ऑप्शन से ही देख के कर रहे हैं, तो इसको 2 × 2 लिख सकते थे, यानी कि 2√2 सेटिस्फाइड, आंसर आ गया। अगला सवाल, कह रहा था एक खोखला गोलाकार खोल इतने ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः इतनी और इतने सेंटीमीटर है, खोल का भार क्या है, पाई का यूज, अपने उत्तर को निकटतम ग्राम तक पूर्णांकित करें। तो खोखला गोलाकार है, यानी कि 4/3 पाई r³ माइनस का r³ मतलब कैपिटल R माइनस R, इंटू में 7 कर देंगे, बस इतना ही हमें करना था। तो यहाँ पर करेंगे, ये तो 22/7, इधर 8 से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2×2 = 4, 7 ही बचेगा। यहाँ पर 3.14 कर लो या 22/7 कर लो, वो आसान रहेगा, ये 7 इंटू में 7, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 4×2 = 8, 7 = 56, 56 गुणे में 11/3 हो गया, तो 6, 6 5 11, 5 1 6 हो गया /3, 3×2 = 6 हो गया, भाग जाएगा नहीं, 3×5 = 15, यानी कि 205 समथिंग। अब 206 होता तो आपको चेक करना पड़ता पॉइंट के बाद कितना क्या बन रहा है, वैसे जरूरत नहीं है। अगला सवाल, कह रहा था एक पंसारी ने इतने किलो चावल इतने की दर से, इतने किलो इतने की दर से, दोनों को मिलाकर इतने में बेच दिया, लेन देन में उसका कुल लाभ हानि। देखो एग्जैक्ट पूछा गया तो डायरेक्ट गुणा, ये 2000 हो गया, 55×2 = 110, यानी कि 1100 हो गया। तो यहाँ पर हमने बेचा कितने का, 3100 का,
48 घोड़े में 50 प्लस का 20, 70 kg, यानी कि 0, 7 अट्ठे 56 हो गया, 7 चौक 28 और 5 31 हो गया, यानी कि यहाँ से डिफरेंस 0 6 60 का ही आया भाई। 0 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28 और 5 33 हो जाएगा। तो 0 हो गया, 6 हो गया, 3 से गया 2, 260 रुपये का क्या हुआ, देखो ये एसपी है, ये क्या है सीपी है, तो ये क्या हो गया हमारे पास प्रॉफिट हो गया। कहाँ लिखा है? अगला सवाल, एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य इतना है, इसे दो क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है, यदि पहली छूट इतनी है और अंतिम विक्रय मूल्य इतना है तो दूसरी छूट, भाई देखो ऑटोमेटिक निकल आएगा, हम केवल कंपेयर करेंगे। 15% का डिस्काउंट 85, अब इसका रेशियो में 15 300 पर बेचना है, तो यहाँ से ये 2 जीरो इधर चले गए, और 17 पना 85, 17 नए में 153 हो गया, तो 5 दूनी 10 की चीज 9 में बेची गई, तो कितने का और छूट दिया गया, 1 का, तो कितना आ गया 10% आ गया। आप जब ये लिख लेते हो ना इतना, तो आपको ऐसा नहीं कि ये वाला पोर्शन लिखना है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 10%। कह रहा था एक निर्माता ने एक उत्पाद पर उसके लागत मूल्य से इतना अधिक मूल्य अंकित किया, उसने एक ग्राहक को छूट प्रदान की जिसके परिणाम स्वरूप उसे 17% का लाभ हुआ, निर्माता द्वारा दी गई छूट की दर क्या थी। तो सबसे पहले तो 100 रुपये तो उसकी सीपी था, 30% अधिक अंकित किया और इस पर कुछ डिस्काउंट दिया गया, कुछ डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो गया 17%, यानी कि 117। तो कुल मिलाकर देखो यहाँ पर कितना छूट दिया गया, 13 की। भाई ये हमारे पास मार्क प्राइस बना, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, तभी तो इतना प्रॉफिट ले पाएंगे हम 17% का। तो उसने 13 की छूट दी है, किस पर, एमपी पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो आपको समझ में आना चाहिए डायरेक्ट कितना, 10%। अगला सवाल, दो कंटेनर ए और बी में शराब और पानी का मिश्रण है, कंटेनर में शराब और पानी का अनुपात इतना है, जबकि दो कंटेनर ए और बी में शराब और पानी का मिश्रण है, कंटेनर में शराब और पानी का अनुपात इतना है जबकि बी में इतना है। कंटेनर ए लिखो, यदि कंटेनर ए से 10 लीटर और कंटेनर बी से 14 लीटर निकाला जाता है और सामग्री को तीसरे कंटेनर में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या है। देखो जब हम ए में पहले तो 4:1 में था, बी में 5:2 में था, अब ए में से 10 लीटर निकाला गया है, तो ये जो निकाला गया ना मिक्सचर, मिक्सचर कभी भी आप जैसे इसमें कुछ क्वांटिटी है 5:2 में, इसमें से कुछ निकाल लिया गया, तो जो बचेगा वो सेम रेशियो में बचेगा, और जो ये निकलेगा वो भी सेम रेशियो में ही निकलता है। तो यहाँ पर टोटल 5 हो गया, ये 5 बराबर ये कै गुना, 2 गुना, यानी कि ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 2 गुना 2 हो गया, इधर 5 2 7, 7 का कै गुना 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना हो गया 4, इसका 2 गुना कितना हो गया 10, तो ये एक साइड हो जाएंगे 10 8 18, ये एक साइड हो जाएंगे 4 2 6, यानी कि 3:1, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, कह रहा था यदि किसी गोले की त्रिज्या को उसके मूल आकार से दोगुना बढ़ा दिया जाए तो नए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा तथा नए आयतन का मूल आयतन से अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं। भाई देखो अगर यहाँ पर ये भी दो जगह मैच कर रहा है और इधर भी दो जगह मैच कर रहा है, अगर इसके अलावा और कुछ आ गया तब तो फिर बात ही अलग है, तो हमारा जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ो, देखो 2 गुना बढ़ा देता है, इंग्लिश में देखो मोर लिखा है कि नहीं लिखा है, इंक्रीज्ड लिखा है, बात खत्म, तब तो बढ़ना है, अदरवाइज 2 टाइम्स ही करते। तो यहाँ पर R1 और R2 लिख लो, यानी कि ये 1 थी तो 2 गुना बढ़ गया तो कितना हो गया 3 हो गया। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया गोले में आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, यानी कि ये 1 हो गया, ये 3 का 9 हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो केवल किस पर बात करेगा, रेडियस के क्यूब पर, यहाँ पर आर स्क्वायर यहाँ पर आर क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब 3 का क्यूब 27 हो गया। लेकिन ऐसा तो मिला नहीं है, अब इसको नॉर्मल करके देखते हैं, रेडियस को यहाँ से 2 गुना करके देखते हैं, तो यहाँ पर एरिया की बात होगी। देखो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो 4πr² होता है, वो कट जाएगा पाई, इसलिए डायरेक्ट रेडियस पे ही स्क्वायर पर काम कर रहे हैं, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये रेशियो बना। और इधर अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1 यानी कि रेडियस का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब वो ये कह रहा था नए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो न्यू वाले से अगर देखोगे तो ये जो आंसर बनेगा, कलर चेंज कर लें, ये आंसर बनेगा 4:1, और नए वाले से पुराने वाले का वॉल्यूम तो 8:1 हो गया, यानी कि 4 1 8 1। तो ये आपको बोनस मिले होंगे क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज करने की बात कर रहा है, 2 गुना बढ़ा दिया गया है। अगर वो ये कहता 2 गुना कर दी
तब तो फिर बात ही अलग थी, तब तो नॉर्मल आंसर आ जाता जो इन्होंने दिया है। अगला सवाल कह रहा था एक अर्धगोला और एक शंकु के एक ही आधार साझा करते हैं, मतलब उनका बेस सेम है, बेस कॉमन है और उनका आयतन बराबर है। दिया गया है उनकी सामान्य त्रिज्या आर है, सामान्य त्रिज्या मतलब कॉमन होगी, कॉमन त्रिज्या। शंकु की ऊंचाई क्या है, एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं। अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन शेयर द सेम बेस एंड हैव इक्वल वॉल्यूम्स गिवन दैट देयर कॉमन रेडियसेस आर डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन। देखो वो बेस आधार का मतलब हो गया कि रेडियस समान करने की बात कर रहा है बस, क्योंकि देखो गोले में भी जो बेस होता है वो उस तरीके से होता है और शंकु यानी कि कोन में भी बेस इसी तरीके से, तो इसका मतलब है रेडियस बराबर है। वॉल्यूम करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, इधर करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया, और कैपिटल आर है तो दोनों जगह कैपिटल ही आर ले लो, कैपिटल आर इंटू में एच हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई थ्री, ये आर से आर चला गया यानी कि एच इक्वल टू में क्या आ गया 2r। अगला सवाल कह रहा था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर बराबर ऊंचाई के दो शंकु बनाए गए। यदि प्रत्येक शंकु की त्रिज्या इतनी है तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई क्या है। देखो वॉल्यूम बराबर हो गया, अर्धगोले का मतलब 2/3 पाई आर क्यूब यानी कि 10⁻3, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू में एच। ये वॉल्यूम बराबर कर लिया और ये थे कितने, दो थे। पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री कैंसिल आउट हो गया, इधर देखेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया। एच बराबर में 1000/25 कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। अगला सवाल यदि आधार परमाप इतना, तिर्यक ऊंचाई इतनी, तो वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पिरामिड मिल गया, तुरंत आपको कोण पर जाना है। कोण का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब पाई आर है तो 2 का गुणा 2 का भाग कर दो, ये 2 पाई आर क्या होता है कोण में, पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी कि आधार का परमाप हो गया। आधार का परमाप इंटू में लेटरल हाइट हो गई, बटे में 2 हो गया। तो आपको परमाप 40 दिया गया था और ये 10 दिया गया था, बटे में 2, ये हो गया 20 यानी कि 200। ठीक है, ये वाला किसका हो गया, ये पिरामिड का बन गया। ये हमने कोण का, कोण को चेंज किया तो इस तरीके से, तो याद करने में आसान रहता है, फार्मूला आप नहीं भूलते हैं। कह रहा था दो गोलाकार पिज्जा की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, यदि छोटे पिज्जा का क्षेत्रफल इतना है तो बड़े पिज्जा का क्षेत्रफल। भाई देखो क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, रेडियस का, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया की बात होती तो रेडियस स्क्वायर होता है गोले में। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 बराबर में 100 पाई यानी कि ये कितना हो गया 25 पाई गुना 25 ने में कितना होता है 225 पाई। अगला सवाल एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी बी जी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एडी की लंबाई 12 है तो वृत्तखंड एजी की लंबाई क्या होगी, वृत्तखंड नहीं सेगमेंट, ठीक है। तो ये सीधे लिख लो एजी की लंबाई क्या होगी, खंड वंड मत बनाओ उसमें। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। माध्यिका एडी और बी ये जी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एडी की लंबाई 12 है यानी कि ये पूरी 12 है तो एजी की लंबाई बताने देखो माध्यिका हमेशा 2:1 में डिवाइड करती हैं, बस इतना पता होना चाहिए था। यानी कि टोटल 3 है, भाई टोटल कितनी है 3 है, 3 बराबर में 12 एक, बाकी एजी 2 बराबर में 3 चौको 12 4 दूनी 8 आंसर। अगला सवाल दो समकोण त्रिभुज ब्लॉक, त्रिभुजाकार ब्लॉक ओके, ए बी सी डी ई एफ बी ई ये 90, यदि कर्ण ए सी डी एफ की लंबाई के बराबर है और भुजाएं ए बी और डी ई बराबर है तो क्या त्रिभुज सर्वांगसम है, यदि हाँ तो किस नियम से। देखो एक ट्रेंगल हो गया ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पर ये 90 है। दूसरा हो गया डी ई एफ, डी ई और एफ, कर्ण ए सी बराबर है डी एफ के, ठीक है भाई। और कह रहा था कि भुजाएं ए बी और डी ई बराबर है, ए बी और डी ई बराबर है, तो भाई ये आर एच एस कहीं लिखा है, खत्म हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। अगला सवाल एक समकोण त्रिभुज एबीसी 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के अंतर्गत अंकित है। शीर्ष 8 से कर्ण एसी, शीर्ष 8 नहीं, कह रहा था एक समकोण त्रिभुज एबीसी 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के अंतर्गत अंकित है। शीर्ष बी से कर्ण एसी तक एक शीर्षलंब बीडी खींचा गया है। यदि भुजा ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो वृत्तखंड
एडी की लंबाई क्या है, ये वृत्तखंड क्या है, खंड एडी की लंबाई क्या होगी, सेगमेंट एडी की। तो समकोण त्रिभुज है वो ए बी 10 सेंटीमीटर वाले व्यास, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाओ। समकोण त्रिभुज का आपको पता है ना कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये 90 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास किसका काम करेगा, ये वाली लाइन डायामीटर का काम कर रही होगी, ठीक है। वो ये कह रहा था शीर्ष बी से, यहाँ पर ए बी सी 10 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया ए बी सी, बी डी खींचा गया, यानी कि बी ये खींचा गया है। कह रहा था ए बी की लंबाई 6 है, ए बी कहाँ है भाई, 6, तो ए डी की लंबाई हमें निकालनी, यानी कि ये देखो डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। अगर हमें ए डी निकालना है तो ये होगा ए बी का स्क्वायर अपॉन में पूरा आपका डायामीटर। वैसे तो कर्ड हो जाता है, हाइपोटेनस हो जाएगा, तो उस हिसाब से ए बी का स्क्वायर मतलब 6 गुणे में 6, और इधर 10 हो जाएगा, यानी कि 3.6। ये डायरेक्ट रिजल्ट पे था सवाल। अगला करते हैं। कह रहा था दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कि दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। कह रहा था आंतरिक रेखा स्पर्श रेखा बाह्य स्पर्श रेखा से लंबी होती है। इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। कह रहा केवल दो सामान्य स्पर्श रेखाएं मौजूद है, ओनली टू कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट। देखो दो, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। कह रहा था सत्य की बात, तो यही हो गया खत्म। कह रहा था नंबर ऑफ टेंजेंट डिपेंड्स ऑन रेडियस। भाई कैसी बात कर रहे हो, दे मस्ट बी कोसेंट्रिक। ये जरूरी क्या है भाई, कोसेंट्रिक होंगे तो काटेंगे तो नहीं, ये तो बात फैक्ट है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या एक जगह मिल रहा होगा, बात खत्म। तो जो फैक्ट हमें एग्जैक्टली पता था हमने उस पर काम किया। अगला सवाल, दो वृत्त है जिनकी त्रिज्या R1 R2 है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। यदि उनकी सीधी सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई t, तो टी R1 और R2 के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है। अब देखो यहाँ पर क्या करा, कॉमन टेंजेंट इज टी, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। लो भाई स्पर्श करवा दिया हमने यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है। और एक ये स्पर्श रेखा हो गई, ये R1 है, ये R2 है, और ये दिया गया था टी। ये हमेशा याद रखेंगे, कभी भी स्पर्श रेखा हो, ये डायरेक्ट फार्मूला है आपका, अंडर रूट R1 और R2। भाई नॉर्मल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला टी बराबर में क्या लिखते हैं, अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस का R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो गया। अब डी तो यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो क्या है, ये इनके बीच में कुछ भी नहीं है, यानी कि R1 प्लस का R2 का होल स्क्वायर है ऑलरेडी, और माइनस में R1 माइनस R2 का ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपने ये भी फार्मूले पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 4ab, और यहाँ पर अगर प्लस होता है तो ये पड़ा होगा 2a² प्लस का b²। तो हमें 4ab की जरूरत है, यानी कि यहाँ पर रखेंगे अंडर रूट 4 इंटू में R1 और R2। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, इतना लगाने थोड़ी ना बैठोगे वहां पर। अगला करते हैं। कह रहा था एक वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, परिधि पर स्थित एक बिंदु पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण इतना है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या है। तो सबसे पहले तो सर्किल, ये हमारे पास जीवा हो गई, इससे परिधि पर एक कोण बनाया गया है, वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब पूछ रहा जीवा की सेंटर से दूरी, देखो बहुत आसान हो गया, अगर इसको हम मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, परिधि पर बने कोण का 2 गुना हो जाएगा सेंटर पे। अब जब ये 60 हो गया तो ये भी 60, क्योंकि ये रेडियस हो गई, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमसे पूछा क्या गया है, ये हमको पूरा कितना दिया गया था, 12। आप एक चीज बताओ, ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और यहाँ पर ये आधा हो जाएगा 6। चाहे आप समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह प्रॉपर्टी कर लो, चाहे डायरेक्ट सोच लो, तो हमें ये पता है कि ये अगर 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये एक है, तो इस तरफ जाएंगे √3। ये हमें 6 पता लग गया, तो ये कितना होगा, 6√3 होगा। यही हमसे पूछा गया था। अगला करते हैं भाई। कह रहा था 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या है, यदि केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। तो देखो भाई, ये एक जीवा है, ये त्रिज्य खंड बन रहा है, इसका हमसे एरिया पूछा है बस। ये हो गया हमारे पास ये, और केंद्र पर ये एंगल हो गया 60, ये 8 है, ये 8 है। तो डायरेक्ट आपको सेक्टर का एरिया लगाना पड़ेगा, यानी कि पाई R² थीटा बटे में 360
माइनस में ये 60 है तो ये भी 60 होगा क्योंकि रेडियस बराबर है। तो √3/4 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ए बराबर क्या है, रेडियस ही है। तो यहाँ पर पाई कैंसिल आउट तो होना नहीं है, 8 गुणे में 8, थीटा का मतलब 60 बटे में 360 माइनस में √3/4, 8 गुणे में 8 हो गया। खत्म हो गया सवाल। तो 0 से 0 छचरंग 36 हो गया, 0 से 0 हो गया, छचरंग 36 हो गया, 2 तिया 6, 2 चौको 8, तो 32 π/3 माइनस में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √3। ठीक है, चलिए फिर ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में भी 25 क्वेश्चन थे टोटल। आई होप क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और सोल्यूशन भी पसंद आया होगा। पता कैसे लगेगा, कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अगर आप रेगुलर बेसिस से प्रॉपर देख रहे हो तो डन लिखना जरूरी है। और कल से आपको क्या करेंगे, एक क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया करेंगे लास्ट में, जिसका आप आंसर भी लिख सकें और चीज़ें सीख सकें। मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन रखेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दिया। थोड़ा अच्छा टफ भी रहेगा, मॉडरेट भी होगा, सब तरीके। तो वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।